सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, आप लोग लगातार इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मांग कर रहे थे। आपको मैं लगातार जो है आपका मैथ विषय जो है वो पूरा कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए जा चुके हैं। जो रह जा रहा था वो आपका इंग्लिश विषय था। इसकी आप लगातार डिमांड कर रहे थे पढ़ने के लिए, तो वो यहाँ पे मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी राजन सीरीज है। इस राजन सीरीज में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उन सभी प्रश्नों को एक तरफ से हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। पहले मैं आपको सीरीज, तो यहाँ पे फोटो हमने लगा भी दिया है, लेकिन मैं आपको सीरीज भी दिखा देता हूं। देखिए ये आपका नया राजन सीरीज है 2025 संस्करण का। यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं एक एक प्रश्न को, और जो गलतियां हैं उसको सही करके मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूं। और एक एक प्रश्न का पूरा मतलब आपको समझ में आएगा। हिंदी में बाइलिंगुअल में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे क्या होगा कि आप जो है यहाँ पे हिंदी भाषा में उसका मतलब समझ पाओगे और कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। हर एक ऑप्शन को हम डिस्कस करेंगे। बात करें अगर बहुविकल्पीय प्रश्नों की, ठीक है, तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट 1 है, ये पहली क्लास है। तो इस क्लास को अभी से आप क्या करिए कि सभी जितने भी आपके खास मित्र हैं, जितने ग्रुप हैं आपके डीएलएड के, सभी में शेयर कर दीजिए आप, ताकि सभी को जो है यह क्लास मिल जाए, सभी स्टूडेंट्स को मिल जाए और सभी लोग जो है आसानी से बहुत ही अच्छे ढंग से अपने इंग्लिश का तैयारी कर पाए। तो आप समझ गए क्या करना है, लाइक और शेयर कर देना है तुरंत का तुरंत। और हम स्टार्ट करेंगे अब आपके बहुविकल्पी प्रश्नों को। देखिए प्रश्नों को इस तरीके से मैंने आपके लिए सेट कर लिया है एक एक प्रश्न में, ताकि आप फोकस करके अच्छे से जो है प्रश्नों को पढ़ाई करें। ठीक, अब समझिए कि इसी तरीके से आपको सभी विषय पढ़ाए गए हैं। आप लोग तो जान ही रहे हैं, जो लोग नहीं जान रहे हैं उन लोग को बताइए। और अगर आपने नहीं देखा है चैनल पे, तो लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सभी विषयों को हमने बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाया है और सभी नोट्स बहुत अच्छे ढंग से तैयार किए गए हैं। पिछले 5 वर्षों से लगातार जो है हम आपको डीएलएड पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छा जो है लोग स्कोर करते आ रहे हैं। आप लोग खुद उसके साक्षी हैं। 3 सेमेस्टर का पेपर आप लोग खुद दिए हैं, तो आपको पता ही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न जो है हमारा, पहला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको कुछ भरना है। ऑफ लैंग्वेज लर्निंग एक्सेलरेट्स द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज। इसमें से कौन सी स्ट्रेटेजी है जो लैंग्वेज लर्निंग यानी कि भाषा अधिगम को, भाषा जो सीखने का प्रोसेस होता है उसको एक्सेलरेट कर देना, यानी कि तेज। जब गाड़ी एक्सेलरेट आप करते हो तो क्या गाड़ी तेज भागती है, तो इसी तरीके से लैंग्वेज लर्निंग को, भाषा के सीखने को, कौन सी इनमें से चीज है जो तेज कर देती है भाषा के सीखने के प्रैक्टिकल पार्ट को। ठीक, तो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज, स्ट्रक्चरल स्ट्रेटेजीज, क्रिएशन स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजीज, कौन सी चीज है आप समझिए। कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज में आप जो है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है विचारों का आदान प्रदान, इसमें होता है विचारों का आदान प्रदान। और स्ट्रक्चरल स्ट्रेटजीज में हम क्या पढ़ते हैं, जैसे जो हमारा इंग्लिश में सिंपल जो वाक्य होता है वो इस तरीके से होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और क्रिएशन में क्या होता है कि बच्चे को हम क्रिएट करने को बोलते हैं, जैसे इसमें हम बोल देते हैं स्टोरी राइटिंग। और ट्रेडिशनल स्ट्रेटजीज में क्या आ जाएगा, जो पुराने तौर तरीके हैं उससे। तो यहां पे आप समझिए कि किससे एक्सेलरेट होगा, जब बच्चे अपने विचार को दूसरे से कह पाएगा, जो भाषा वो सीख रहा है उसमें, तब वह उस भाषा को अच्छे से सीख पाएगा। तो इसलिए कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब बच्चा अपने विचारों को भाषा के रूप में जो है इंग्लिश में, जब आप देखिए कमी यही रह जाती है कि हम लोग जो है
इंग्लिश को जो है प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, हम बोलते नहीं है, बोलचाल की भाषा में नहीं है, इस वजह से जो है यहाँ पे हमें तो देखिए अपने यहाँ यही प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इस तरीके से ये आप समझ गए होंगे कि अगर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज फॉलो किया जाए तो भाषा को सीखने की जो गति है वह बढ़ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। द मेथड इमर्ज्ड एज द रिएक्शन ऑफ द वेरियस demerits of the grammar translation method. The method emerged as the reaction of the various demerits of the grammar translation method. वह कौन सा मेथड है जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के खामियों से निकला है, मतलब कि ग्रामर ट्रांसलेशन की जो खामियां हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, उसको दूर करने के लिए कौन सा मेथड बना है, ये आपको बताना है। तो कौन सा मेथड है, बाइलिंगुअल प्ले एंड लर्न मेथड, डायरेक्ट मेथड या द साइंस मेथड। आप समझिए कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या होता है, आपको जो है रूल्स जो है वो रटवाए जाते हैं और भाषा को मातृभाषा में जो है वो पहले ट्रांसलेट किया जाता है, फिर जो है सिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि ज्यादा रटवाने वाला प्रोसेस हो जाता है। तो इन सब खामियों को दूर करने के लिए आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, सीधे जिस भाषा को आप सिखाना चाह रहे हैं, जैसे इंग्लिश अगर आप सिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, तो इंग्लिश में ही बच्चों को चीजों को समझाएंगे, इंग्लिश में ही बात करेंगे। तो ये आपका हो जाता है डायरेक्ट मेथड। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। इसमें से कौन सा फैक्टर है जिससे जो है सबसे अच्छे ढंग से भाषा को सीखा जा सकता है, इवैल्यूएशन से, लिमिटेशन से, डिस्कशन से या फिर रिड्यूसिंग मिस्टेक्स से। इवैल्यूएशन आपका क्या होता है, मूल्यांकन होता है। लिमिटेशन मतलब कि जो लिमिटेशंस होती हैं, और डिस्कशन क्या होता है, चर्चा करना। ठीक है, डिस्कशन में क्या होता है, चर्चा होता है। और रिड्यूसिंग मिस्टेक्स, जो गलतियां हैं उनको खत्म करना, ठीक, उनको कम करना। तो ये है इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। तो अगर बच्चा चर्चा में पार्ट ले रहा है, डिस्कशन कर रहा है, आप बच्चों के बीच में जो है चर्चा करा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये सबसे इफेक्टिव तरीका होगा, क्योंकि इसमें बच्चा एक्टिवली पार्ट ले रहा है। आप वो चीजें देखा करिए जिसमें जो है बच्चा सबसे अधिक एक्टिव है। तो सबसे अधिक एक्टिव इसमें किसमें है बच्चा, डिस्कशन में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 4 है, व्हाट इज द जनरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भाषा, कोई भी भाषा आप सीखने जाओगे तो सबसे जो क्रम होता है भाषा का, देखिए बेसिक 4 चीजें होती हैं किसी भी भाषा में, सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ठीक, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सुबोपली आप जानते हैं, सुबोपली, सुबोपली। अब सुबोपली मतलब क्या होता है, सु से मतलब होता है आपका लिसनिंग, बोलने से मतलब क्या होता है स्पीकिंग, पढ़ना मतलब रीडिंग और लिखना मतलब राइटिंग। ठीक, तो ये हो जाता है क्रम आपका। इसी क्रम में जो है कोई भी भाषा को सीखता है, सबसे पहले जो है वो भाषा को सुनता है, ठीक, उसके बाद जो है फिर वो बोलता है, फिर वो पढ़ता है, फिर लिखता है। ठीक, अब आप एक छोटे बच्चे का एग्जाम्पल लो, जब वो शुरू में बोलना शुरू करता है तो उसकी जो माता होती है उसको कुछ ना कुछ शब्द जो सिखाती है, जैसे पापा बोलना सिखाएगी, माँ बोलना सिखाएगी। तो पापा बोलना सिखा रही हो तो पहले क्या बोल रही है, पापा 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 बोल रही हो उससे, तो बच्चा क्या कर रहा है, ठीक है, तो फिर बच्चा उसको इमिटेट करने का, पहले बच्चे ने सुना फिर बोलना शुरू करेगा, और फिर कहीं जाकर के जब वो विद्यालय में जाएगा तो वो पा शब्द पढ़ेगा, आ की मात्रा पढ़ेगा, फिर शब्द बनाएगा,
ठीक, पापा इस तरीके से, और फिर उसके बाद उसको फिर लिखना वो सीखेगा। तो इस तरीके से सुनना, बोलना, लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इस तरीके से ये हो जाता है आपका शुभोपली। ठीक, तो यहाँ पे अब आप क्रम लगा लीजिए। आपका सबसे पहले आ जाएगा लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और राइटिंग। ये ऑप्शन ए में ही आपको मिल जा रहा है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे, यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, एंटोनिम ऑफ बून। अब बून का मतलब क्या होता है? बून का मतलब होता है वरदान, और यहां पे एंटोनिम का मतलब क्या होता है? इसका उल्टा, विलोम। ठीक, तो वरदान, बून का विलोम इसमें से आपको छांटना है। शार्प मतलब क्या होता है? देखिए तीखा या तेज हम बोलते हैं, जैसे नाइफ बहुत शार्प है, चाकू बहुत तेज है, ऐसे हम बोलते हैं। और कर्ष का मतलब क्या होता है? कर्ष का मतलब हम यहाँ पे जानते हैं। कर्ष का मतलब जो होता है वह होता है, कर्ष का मतलब होता है सांप, और सिविल का मतलब क्या होता है? नागरिक हो जाता है। और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वरदान का जो उल्टा हो जाएगा वह हो जाएगा साप, अभिशाप जिसे बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा कर्स, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, वरदान का उल्टा शाप। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, हाउ मेनी। ये देखिए यहाँ पे सिलेबस लिखा हुआ है, जबकि ये सिलेबस नहीं होता है। हाउ मेनी आर देयर इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये आपके परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे देखिए सही जो है क्वेश्चन मुझे पता है। वैसे भी यहाँ सिलेबस जो है ये वर्ड ही आपका जो है यहाँ पे मिसमैच कर रहा है। ये है शब्द आपका सिलेबल। अब ये सिलेबल क्या होता है? ये सिलेबल होता है, सिलेबल आर इन द वर्ड पॉपुलेशन। ये क्या होता है? ये आपका प्रोनाउंसिएशन में जो छोटे छोटे शब्द आते हैं, जो आपका वोवेल, या हो सकता है वोवेल के साथ कोई कांस्टेंट भी हो, उनसे मिलकर के बना होता है। वोवेल आपको पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू होते हैं। तो यहाँ पे सिलेबल आप समझिए कि जब पॉपुलेशन आप बोल रहे हैं, पॉपुलेशन, तो आप खुद को अपने जो पॉपुलेशन शब्द है उसको धीरे अब बोलिए। पॉप, इसमें क्या आ रहा है? पॉप यू लेशन। तो यहां पे 4 शब्द आपको देखने को, एक तरीके से 4 जो है सिलेबल देखने को आपको मिल रहे हैं, कि छोटे छोटे जो हैं यहां पे आपको ये पॉपुलेशन, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, तो 4 यहाँ पे सिलेबल हमको मिल रहे हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा 4, यह बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, फिल इन द ब्लैंक्स। इफ आई वर अ रिच मैन, आई वुड हेल्प यू, वुड हैव हेल्प्ड यू, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इफ आई वर अ रिच मैन, आई वुड हैव हेल्प्ड यू, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन यहां पे क्या है? एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर मैं अमीर होता तो मैंने तुम्हारी मदद की होती। तो यहां पे अब क्या आ जाएगा? यहां पे आएगा वुड हेल्प। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा, यहां पे इमेजिनरी सिचुएशन है इसलिए हैव नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ए वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, इफ आई वर अ रिच मैन आई वुड हेल्प यू। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, वी हैव वन द मैच, विच टाइप ऑफ द सेंटेंस इज दिस? नेगेटिव, पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव, ऑल द अबव। अब समझिए इसी के बारे में आपको बताना है। वी हैव वन द मैच, हमने मैच जीत लिया है। ठीक, वी हैव वन द मैच। तो ये क्या बता रहा है? ये एक पॉजिटिव चीज बता रहा है। ठीक है, जिसको लेकर के आप खुश होते हैं, जो अच्छी चीज होती है वो क्या होता है? पॉजिटिव सेंटेंस होता है। ठीक, जो सीधा सीधा
अब यहीं पे अगर लिखा होता वी हैव नॉट वन द मैच, तो ये क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 9 है, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, विच टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस। ही डिड नॉट, अब यहां पे देखिए नॉट आ गया, ही डिड नॉट राइट अ लेटर, तो ये कैसा हो गया, ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। राजन इज क्लेवर, राजन आर क्लेवर, राजन क्लेवर, ऑल द अबव। अब यहां पे देखिए जो भाव, जो मीनिंग बताना चाह रहा है वो क्या बताना चाह रहा है कि राजन चतुर है। और यहां पे देखिए राजन के साथ आर नहीं आएगा, क्योंकि ये राजन आपका क्या है, राजन आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो यहां पे राजन के साथ इज आएगा, तो राजन इज क्लेवर, ये हो जाएगा आपका उत्तर, राजन इज क्लेवर। यहाँ पे ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और राजन क्लेवर, इसका राजन चतुर, तो इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इस तरीके से राजन इज क्लेवर यह सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, विच टाइप ऑफ टीएलएम कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश टीचिंग। इनमें से कौन सा, अब टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीएलएम ये होता है आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी कि शिक्षण में जो है आपके लिए जो सामग्री होती है, ठीक, वो जो आपके शिक्षण कार्य में मदद करती है, टीचिंग में मदद करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टीएलएम बोलते हैं। ठीक, तो आपने देखा होगा कि कई सारे एग्जाम्पल्स से जो है, बॉल्स के एग्जाम्पल से बच्चों को समझाया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ये टीएलएम के उसमें आ जाता है, या मैप के द्वारा बच्चों को दिखाया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है, जियोग्राफी में मैप दिखा रहे हैं तो क्या है, टीएलएम है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे जब आप भाषा बच्चे को सिखा रहे हैं, विच ऑफ द टीएलएम कैन बी यूज्ड इन द इंग्लिश टीचिंग, तो कलर, कलर बेसिक बिल्कुल सिखाया जाता है। कोई भी भाषा हो तो उसमें जो है रंगों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, रेड है, ऑरेंज है, ग्रीन है, येलो है। ठीक, तो ये कलर सही हो गया। और फूड के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि ये खाना है हमारा, ये राइस है। इसी तरीके से फ्लावर के बारे में बताया जाता है, ये रोज है, ये सनफ्लावर है। इस तरीके से फ्लावर्स, फूलों के बारे में बताया जाता है, नेम ऑफ 5 फ्लावर्स, इस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये सभी जो है कलर, फूड, फ्लावर, ये सभी जो है टीएलएम के तरह यूज किए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी जो हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे हर एक प्रश्न। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर फाउंड। कितने तरीके के कंजक्शन होते हैं ये आपको बताना है। तो यहाँ पे कंजक्शंस जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। और ये 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं, ये कोऑर्डिनेटिंग होते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग होते हैं, कोरिलेटिव होते हैं और कंजक्टिव एडवर्ब्स होते हैं। तो ये 4 तरीके के होते हैं। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा 4, ये बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं हम, प्रश्न संख्या 13 है, उसके पास 3 कारें हैं, सही ट्रांसलेशन है। उसके पास 3 कारें हैं। अब देखिए उसके के लिए क्या आ जाएगा, ही, और पास मतलब हैव, और 3 के लिए क्या आएगा, 3, और कारें, कार्स। तो यहां पे, अब यहां पे देखिए, हाँ, हैव नहीं आएगा, ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक, तो जैसे उनके पास, तो देम हैव, इस तरीके से आता। ठीक, लेकिन अब उसके पास है तो ही हैज 3 कार्स। यहां पे
आप देख पा रहे हैं ऑप्शन ए में ही दिया गया है, ही हैज 3 कार्स। ये आपका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, वह स्कूल कभी नहीं जाता है। सही ट्रांसलेशन है तो वह स्कूल कभी नहीं जाता है। ठीक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। आप टेंस आपने पढ़ा है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। ठीक, इंडेफिनिट जिसे बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ये सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब के साथ जो है यस ईएस जुड़ता है। तो अब वह स्कूल कभी नहीं जाता है, ही नेवर गोस। देखिए यहां पे जो वर्ब है गो, उसके साथ ईएस जुड़ेगा, गोस टू स्कूल। ये हो जाएगा आपका सही ट्रांसलेशन ऑप्शन ए, ही नेवर गोस टू स्कूल। ठीक, और ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे ईएस नहीं जुड़ा है और ही नॉट गो टू स्कूल, ये गलत हो जाएगा और ये तो है ही। ठीक, तो इस तरीके से क्योंकि हमको सही ऑप्शन मिल गया तो ही नेवर गोज टू स्कूल, ये आपका सही ट्रांसलेशन हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉजेस फाउंड इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं उसमें मुख्य वाक्य प्रिंसिपल क्लॉज कितने होते हैं। देखिए मुख्य तो एक ही होता है। ठीक, तो आपका यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्रिंसिपल क्लॉजेस होते हैं तो 1 होता है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल अगर आप ले लें तो ये जैसे एक एग्जाम्पल आप समझिए, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। ये एग्जाम्पल है आपके लिए, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड शी फिनिश्ड हर वर्क। अब यहां क्या बोला जा रहा है, हालांकि वह थकी हुई थी लेकिन फिर भी उसने अपना काम खत्म किया। ठीक, तो यहां पे किसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपना काम खत्म किया, ये हमारा मुख्य वाक्य है। ठीक, लेकिन उसका सपोर्टिंग वाक्य क्या है कि वह थकी हुई थी। ठीक, लेकिन जो मुख्य है वो यही है कि सी फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्लॉज एक ही होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 16 है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज ऑल्सो नोन एज। जिसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्लासिकल मेथड, कॉम्पिटिटिव मेथड, एनालिटिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। तो ये देखिए हमारा बहुत पुराना मेथड है। ठीक है, जो बच्चों को क्या रटने वाली जो प्रैक्टिस है उस पे बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ग्रामर के मेथड्स होते हैं, जो ग्रामर के नियम रूल्स होते हैं, उनको जो है बच्चों को रटाया जाता है। तो ये क्या है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लासिकल मेथड। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 17 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज इंग्लिश, फ्रांस, इटली, अमेरिका। तो डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन कहां से होता है, तो डायरेक्ट मेथड का जो ओरिजिन है वह फ्रांस से हुआ। ऑप्शन बी जो हो जाएगा फ्रांस, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट्स द सेंटेंस। यहां पे देखिए सेंटेंस क्या है, हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, as the train left, then the train left, when the train left, if the train left। तो अब देखिए यहां पे वाक्य कहना क्या चाह रहा है वो हिंदी में समझिए कि हार्डली मतलब कि मुश्किल से ही मैं स्टेशन पहुंचा था। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन, कि ट्रेन जो है वो चली गई, द ट्रेन लेफ्ट। तो जैसे ही मतलब कि दो घटनाएं जो है वो लगभग एक साथ हो रही हैं, आगे पीछे हो रही हैं, तो इसके लिए हम क्या यहां पे यूज करेंगे, एज या देन या व्हेन या इफ।
यहां पे यूज होगा व्हेन, जब ट्रेन चली गई। ठीक, तो ऑप्शन सी यहां पे व्हेन यूज होगा। मैं स्टेशन पहुंचा ही था कि ट्रेन चली गई। अब इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 19 है, फ्रेम वर्ब फ्रॉम द वर्ड पोसेशन। अब यहां पे एक वर्ड है पोसेशन जिसका मतलब होता है अधिकार। अब इसका आपको क्या, इसका मतलब जो अधिकार होता है इसका वर्ब फॉर्म आपको यहां पे बताना है। अब पोसेशन शब्द का आप समझिए, इसको जब आपको वर्ब चुनना है कौन सा वर्ब होता है, तो ये देखिए आजकल रिलेशनशिप में काफी ये वर्ड यूज होता है कि पोसेसिव, जैसे किसी का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड क्या है, पोसेसिव है, मतलब अधिकारात्मक है, मतलब जो अधिकार जताता है। ठीक, तो यहाँ पे एक वर्ड हो गया ये पोसेसिव का मतलब क्या हो गया, अधिकारात्मक, मतलब ये विशेषता हो गई। ठीक, किसी की विशेषता, और हमको क्या बताना है यहाँ पे, वर्ब बताना है। ठीक, विशेषता मतलब क्या हो गया, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक, अधिकारात्मक। और पोसेसिवनेस ये क्या हो गई, अधिकार की भावना, अधिकार की भावना। और पोसेसिवली यानी कि पोसेसिवली मतलब हो गया अधिकार पूर्ण ढंग से। और इसके बाद देखिए पोसेसिव आ जाता है, तो ये होता है आपका क्या, यही है आपका वर्ब पोसेसिव। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अधिकार में रखना, अधिकार में रखना। अब यहां पे जब अधिकार में रखना इसका मतलब आप हिंदी में समझ पा रहे हैं पोसेसिव, तो जहां भी यहां से क्या आ रहा है, यहां से क्रिया वर्ब की भावना आ रही है, जहां कुछ भी करने का भावना आता है, अधिकार में रखना। ठीक है, जैसे पढ़ना लिखना खाना, तो यहां अधिकार में रखना ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो जैसा कि बोला है यहां पे कि पोसेशन वर्ड के लिए आपको चूज करना है, तो ये हो जाएगा पोसेसेस। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 20 है, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग। वन मस्ट डू ड्यूटी, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी, आवर ड्यूटी। तो यहां पे देखिए वंस मस्ट डू, एक को जरूर ही करना चाहिए, उसका काम ये होगा हिंदी में, उसका काम। तो उसका कहां से आएगा, हिज और हर से। देखिए अगर हिज लगा देंगे तो यहां पे हिज का मतलब क्या हो जाएगा, केवल ये लड़कों के लिए चला जाएगा, केवल ये मेल के लिए हो जाएगा। और हर लगा देंगे तो केवल फीमेल के लिए हो जाएगा। और आवर हमारे, हम, जैसे अब ये किसी एक की बात हो रही है और आवर किसका, हमारे लिए प्रयोग होता है, तो आवर तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा वंस ड्यूटी। तो वंस, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, मतलब कि जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको वो करना चाहिए। ठीक, वंस मस्ट डू वंस ड्यूटी। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, द सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड वाज एडॉप्टेड बाय डॉक्टर वेस्ट, एच ई पाल्मर, प्रोफेसर सी जे डॉटसन या ओ जेस्पर्सन। तो यहां पे जो एच ई पाल्मर हैं इनके द्वारा एडॉप्ट किया गया था सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी एच ई पाल्मर ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 22 है, लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट फ्रॉम, जो भाषा अधिगम है वो कहां से शुरू होती है, मैंने आपको बताया सुबोपली। ठीक है, तो सबसे पहले सुनना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका लिसनिंग, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 है, फोनेटिक्स इज द साइंस ऑफ, फोनेटिक्स का हिंदी जो होता है वह होता है ध्वनि विज्ञान। तो अब देखिए नाम में ही ध्वनि आ रहा है, मतलब कि इसका जो है रिलेशन साउंड से है, साउंड कैसे
निकलता है, कैसे ये प्रोड्यूस होता है और किस तरीके से इसको एब्जॉर्ब मतलब किया जाता है, मतलब कि हम किसी साउंड को किस तरीके से समझते हैं, इसका जो विज्ञान होता है उसी को फोनेटिक्स बोलते हैं। तो इज द साइंस ऑफ साउंड्स, ऑप्शन सी जो हो जाएगा साउंड्स, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 24 है, एडजेक्टिव ऑफ सक्सेस इज, सफलता, सक्सेस मीन्स क्या होता है, सफलता। इसी के पीछे जो है लोग परेशान हैं, लोग भागते हैं, सफलता। अब सफलता का एडजेक्टिव, विशेषता बताने वाला, जैसे हम बोलते हैं कि ही इज ए सक्सेसफुल मैन, वह एक सफल आदमी है, ठीक। तो यहां पे सक्सेसफुल क्या बता रहा है, उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो सक्सेस का विशेषता बताने वाला शब्द क्या हो जाएगा, सक्सेसफुल। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। सक्सेसफुल का मतलब क्या हो जाता है, सफल, और सक्सीड और सक्सेसफुली और सक्सीडिंग, इन तीनों का मतलब आप समझ लीजिए। सक्सीड का मतलब क्या होता है, सफल होना, और ये सफलतापूर्वक, सफलता, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली, और ये सक्सीडिंग, सफल हो जाना, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव जो विशेषता बता रहा हो किसी की, तो सफल जो है ये विशेषता बता रहा है कि हाँ वो सफल है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, नॉलेज इज डेंजरस, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल या लेस। अब देखिए लिटिल क्या बताता है, लिटिल बताता है बहुत थोड़ा, और अ लिटिल ये थोड़ा दिखाता है कि हाँ कुछ तो है, ठीक। और द लिटिल क्या है कि ये थोड़ा तो बताता है लेकिन जो भी है, जो जितना भी थोड़ा है वो सब, जितना भी थोड़ा है वह सब। द लिटिल का मतलब निकल के ये आता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, नॉलेज इज डेंजरस। अब यहां पे हम लोग हिंदी में प्रयुक्त करते हैं कि जो अधूरा ज्ञान होता है वह खतरनाक होता है, लेकिन यहां पे आप समझिए कि थोड़े में जान रहा है, ठीक। तो वो क्या होता है, वो डेंजरस होता है, ठीक। तो यहाँ पे अ लिटिल हो जाएगा, थोड़ा नॉलेज जो होता है, ठीक, ये डेंजरस होता है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा अ लिटिल, यह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रश्न संख्या 25 तक आपने सभी प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद है कि सभी प्रश्न जो है बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गए होंगे। अब इस क्लास को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और सभी दोस्तों को शेयर करिए, साथ साथ बताइए कि हाँ क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो जरूर डेली अब क्लासेस जो हैं अटेंड करें सभी लोग, ठीक। तो इसको शेयर करिएगा अधिक से अधिक। ऐसे अब 2 पार्ट और आएगा और आपका बहुविकल्पीय जो है वो लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट करके बताइए यह क्लास कैसी लगी। सभी लोग जरूर कमेंट करिएगा, कुछ ना कुछ जो आपकी भावना है, ठीक। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट पे, और ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पे कॉल व्हाट्सएप आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इंस्टाग्राम है जहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी, यहाँ पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। 4 सेमेस्टर आप पूरा स्टडी कर सकते हैं, पूरी पढ़ाई कर सकते हैं 4 सेमेस्टर की।
हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये अस्तित्व एकेडमी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ये हमारा लोगो है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राजन पॉन सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, और हर एक क्लास जो है बिना डिस्टरबेंस के आप देख पाओगे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, जितने में आप 95% बहुत इजीली स्कोर कर लोगे अपने डीएलएड में। ठीक, तो उम्मीद है ये सारी चीजें आप समझ गए। और चैनल पे नए हैं, इसी तरीके से मैं आपके लिए क्लासेस अपडेट्स लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो सभी विषयों को पढ़िए, अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।